हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीक्रेट स्टडी पर। तो आज जो हम यूनिट कवर करने जा रहे हैं वो है हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट बीए प्रोग्राम का, जिसमें हमारा जो पेपर नेम है वो है हिस्ट्री ऑफ यूरोप 1789 टू 1870। तो ये बेसिकली जो है वो हमारा हिस्ट्री मेजर का सब्जेक्ट है। तो यूनिट नंबर फर्स्ट का नाम देख लेते हैं सबसे पहले, फ्रांसीसी क्रांति। यानी कि हमें जो चीज़ हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं ना, फ्रांसीसी क्रांति, उसी को हमें यहाँ पे कंटिन्यू करना है, जहाँ पे हमें देखना है कि क्या कारण यानी कि रीज़न क्या रहे थे, चरण क्या रहे थे, और फ्रांसीसी क्रांति की क्या विरासत रही है दुनिया के लिए। उसके बाद हम देखेंगे नेपोलियन के सुधार और इसके प्रभाव, यानी कि हम नेपोलियन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमें देखना है कि सत्तावादी राज्य कैसा था, प्रथम फ्रांसीसी साम्राज्य में राष्ट्रवाद की हलचल। तो ये जो हमारा पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है इस वीडियो का, जिसमें हम देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति, चरण, कारण और विरासत। फिर जो इससे नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम नेपोलियन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फ्रांसीसी क्रांति का इंट्रोडक्शन। तो फ्रांसीसी क्रांति का जो काल था यानी कि जो टाइम पीरियड था वो 1789 से स्टार्ट होता है और 1799 तक रहता है। शुरुआत से ही फ्रांस और जो ब्रिटेन थे, इन दोनों के बीच में टकराव बना रहता था, जिस कारण सप्त युद्ध देखने को मिला। यानी कि हिस्ट्री में एक लड़ाई हुई थी जिसको सप्त युद्ध कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी किसके बीच में होता, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में हुआ था। तो हमेशा ना चलता ही रहता था कि फ्रांस और ब्रिटेन में लड़ाई हो रही है। ठीक है, फ्रांस कहीं पे जो है ब्रिटेन का दमन कर रहा है, उसी तरीके से कभी ब्रिटेन जो होता था वो फ्रांस का दमन करता था। और जो सप्त युद्ध का अंत होता है, यानी कि जो एंड होता है सप्त युद्ध का, उसमें फ्रांस की हार हो जाती है। 1776 की जो अमेरिकी क्रांति थी, फ्रांस की भागीदारी एक महंगा मामला था। यानी कि जब जो अमेरिका है वो आज़ाद होता है 1776 में, किससे आज़ाद होता है, ब्रिटेन से। और ब्रिटेन किसका दुश्मन था, फ्रांस का। तो इसी वजह से जो फ्रांसीसी लोग होते हैं कि जो फ्रांस का जो राजा होता है वो अमेरिका की हेल्प करता है ताकि ब्रिटेन से अमेरिका मुक्त हो सके, और इस तरीके से फ्रांस अपनी दुश्मनी निकालने की कोशिश करता है ब्रिटेन के साथ। लेकिन जब वो अमेरिका की हेल्प करते हैं ना फ्रांस, तो वो एक बहुत महंगा मामला हो जाता है, क्योंकि जिस भी कंट्री में इस तरीके की लड़ाई चल रही होती है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे फसलें नष्ट हो जाते हैं, यानी कि जो आर्थिक तौर पर वो लोग अस्थिर हो जाते हैं। उसके अलावा राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा हो जाती है। तो जिस देश अपनी जो, जैसे इंडिया है वो अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था, उसी तरीके से जब अमेरिका अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था ना, तब वहाँ का भी जो माहौल था वो बहुत ज़्यादा अस्थिर हो चुका था, जिस वजह से फ्रांस ने उसकी हेल्प करी थी। तो जब फ्रांस अमेरिका की हेल्प करता है तो उसको काफ़ी सारे पैसे खर्च करने पड़ जाते हैं, जिस कारण देश की जो आर्थिक स्थिति थी वो बेहद दयनीय हो गई थी। कौन से देश की, फ्रांस की, क्योंकि उसने अमेरिका की हेल्प करी थी फाइनेंशियल तौर पर भी। तथा जो राजा लुई 16वां था, उसके जो फिजूल खर्च थे, उसके वजह से भी जो स्थिति थी उसमें सुधार नहीं देखने को मिल रहा था। अब राजा जो था यहाँ का लुई 16वां, वो अपने क्या करता था, शान शौकत दिखाने की कोशिश करता था बहुत ज़्यादा। ठीक है, दरबार को सजाना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, महंगे महंगे खर्चे करना, ठीक है, इस टाइप का इसका बिहेवियर था, क्योंकि जो देश था वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आर्थिक तौर से अस्थिर चल रहा था। उसके बाद जो देश का राजा है वही फिजूल खर्ची कर रहा है, तो उस देश का जो आर्थिक स्थिति थी वो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी ज़्यादा बेकार होती जा रही थी। राज्य में राजकोष खाली, फसल जो थी वो खराब हो चुकी थी, और जो खाद्य पदार्थ थे उनकी जो कीमत थी वो बढ़ती जा रही थी, जिस वजह से गरीब और जो ग्रामीण लोग थे और जो शहरी आबादी थी, यानी कि जो शहर में रहने वाले लोग थे, उन लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा असंतोष देखने को मिला था। यानी कि वो लोग नाखुश थे फ्रांस और फ्रांस के राजा से। और जो कर थे, यानी कि जो ऋण लगाए गए थे, सॉरी, जो कर थे यानी कि टैक्स जो लगाए गए थे ना, उसमें बढ़ोतरी की जा रही थी राजा के द्वारा, क्योंकि उसका जो राजकोष था वो खाली होता जा रहा था। तो उसको एक लौता रास्ता यही दिख रहा था कि जनता के ऊपर कर लगाओ, उनसे टैक्स वसूलो, उससे हमारा जो देश है वो चलेगा, उससे हमारा जो राजकोष है वो वापस भरा जाएगा। लेकिन कर लगाने के बावजूद भी इनकी जो आर्थिक स्थिति थी उसमें कोई भी राहत देखने को नहीं मिलती है। 1774 में लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर बैठ जाता है, और ये जो था ये कौन से वंश से ताल्लुक रखता था, बुर्बो वंश से। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अभी तक हमने देख लिया कि फ्रांसीसी क्रांति जो थी
उसके होने के रीज़न क्या थे, यानी कि हमने बेसिकली बैकग्राउंड अभी तक देख लिया। अब हम देखते हैं कि वहाँ पे 18वीं शताब्दी में फ्रांस के अंदर किस तरीके का वर्ग विभाजन देखने को मिलता था। तो जिस तरीके से इंडिया में वर्ग विभाजन था, जिसको वर्ण व्यवस्था कहते थे, कि ब्राह्मण, शूद्र और उसके अलावा वैश्य हो गए, ठीक है, इस तरीके से कैटेगरी डिवाइड कर दी गई थी, उसी तरीके से फ्रांस में भी डिवाइड किया गया था, जिसमें थे प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। अब इसमें देखिए, जो प्रथम स्टेट थे ना, उसमें कौन लोग आते आते थे? चर्च के पादरी लोग, ठीक है, यानी कि जो चर्च में जो फादर होते हैं वो लोग आते थे, क्योंकि फ्रांस के अंदर किस धर्म का बोलबाला था? जो क्रिश्चियन धर्म था उसका बोलबाला था। इसी वजह से जो चर्च के फादर होते थे उनको जो प्रथम स्टेट था उसमें रखा जाता था। एंड जो सेकंड स्टेट था, द्वितीय स्टेट, वहाँ पे कुलीन वर्ग आते थे, यानी कि अमीर लोग जिनके पास पैसा अच्छा है, ठीक है। और जो थर्ड यानी कि तृतीय स्टेट था, उसके अंदर व्यापारी, अदालत के कर्मचारी, उसके अलावा किसान, महिलाएं और भी बहुत सारे जो बाकी के लोग बच गए, ठीक है, जो कारीगर थे, ये सारे के सारे लोग आते थे और तृतीय स्टेट में। अब देखिए, आप ये चीज ध्यान रखना कि राज्य द्वारा, यानी कि जो लुईस सोलवा था और फ्रांसीसी जो प्रशासन था, उसके द्वारा प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट को एक विशेष अधिकार था जन्म से ही, यानी कि जो भी पर्सन प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के अंदर पैदा होता है उसको स्टार्टिंग से ही कर में छूट थी, यानी कि वो लोग कर नहीं अदा करेंगे राज्य को। लेकिन जो तृतीय स्टेट था, यानी कि व्यापारी, अदालत कर्मचारी, किसान, कारीगर, ये वाला जो ग्रुप था ना, इनको टैक्सेस देने पड़ते थे, और जितने भी टैक्स थे वो सिर्फ और सिर्फ तृतीय स्टेट वालों के लिए ही लागू किए जाते थे। तो आई होप यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ग विभाजन किस तरीके का था वहाँ पे फ्रांस के अंदर, और कैसे टैक्स का वहाँ पे सिस्टम अपनाया गया था। अब हम देखते हैं कि कर कितने टाइप के थे। कर भी हम यहाँ पे दो टाइप के लगाए जाते थे। एक था टाइड, ठीक है, जो कि तृतीय स्टेट द्वारा ही दिया जाता था, ठीक है, लेकिन ये किसको दिया जाता था? चर्च के पादरियों को ये दिया जाता था, ठीक है। और एक था टाइल। टाइल कौन सा टैक्स था? टाइल भी तृतीय स्टेट के लोगों के द्वारा ही दिया जाता था, लेकिन ये किसको दिया जाता था? सरकार को दिया जाता था। यानी कि इसमें बेसिक एक छोटा सा डिफरेंस क्या था, कि जो चर्च को जो टैक्स जाता था उसको टाइड बोलते थे, और जो सरकार को जाता था उसको टाइल बोलते थे। लेकिन ये जो टैक्स था वो दिया किसके द्वारा जाता था? तृतीय स्टेट के द्वारा ही दिया जाता था, क्योंकि जन्मसिद्ध अधिकार था प्रथम और द्वितीय स्टेट वालों को कि वो लोग टैक्स नहीं पे करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि कारण क्या थे जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। तो देखो, इसमें आर्थिक कारण थे, सामाजिक कारण थे, राजनीतिक कारण थे, तात्कालिक कारण थे, यानी कि उस टाइम पे एक कुछ ऐसे भी कारण थे जो कि उस सिचुएशन को देखते हुए बने, और लास्ट है हमारा धार्मिक कारण भी थे। तो अब हम इसको एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, मैं बहुत धीरे धीरे बोल रही हूँ ताकि हर एक चीज़ आपको क्लियरली समझ में आ पाए, ठीक है। उसके अलावा अगर आप लोगों को लगता है कि मैं धीरे बोल रही हूँ तो आप वहाँ पे प्लेबैक में जाके और स्पीड को तेज कर सकते हो, ठीक है, वो आपके हाथ में है। सबसे पहले हम देखते हैं राजनीतिक कारण। तो निरंकुश राजशाही, कि वहाँ पे जो शासन था, ठीक है, जो राजा अपना प्रशासन चला रहा था ना, वो निरंकुश होकर चला रहा था, उसके ऊपर किसी भी तरीके का बंधुत्व नहीं लगाया गया था कि नहीं तुम ऐसे नहीं कर सकते, तुम वैसे नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं था। राजा के मन में जो आ रहा था वो कर रहा था। राजा को लग रहा था कि हाँ, मुझे अच्छे से विलासितापूर्ण जीवन जीना है, मुझे बहुत ज़्यादा लग्जीरियस लाइफ जीनी है, मेरा जो राज दरबार है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, मैं अच्छे अच्छे आभूषण पहनूं, कपड़े पहनूं। वो ये नहीं देख रहे थे कि उस देश में क्या हालात चल रहे हैं लोगों के। वो अपनी अपनी सोच रहा था, ठीक है, वो अपने अकॉर्डिंग चल रहा था। उसका मन करा उसने टैक्स लगा दिया, उसका मन किया कि जो पादरी वर्ग है और जो कुलीन वर्ग है वो टैक्स नहीं देगा, तो वो वैसे ही चलता आ रहा है। तो जो वहाँ का प्रशासन था, जो राजा के द्वारा चलाया गया जो शासन था ना, वो बिल्कुल निरंकुश था, यानी कि उसके ऊपर किसी भी तरीके का अंकुश नहीं लगाया गया था। सेकंड था राजनीतिक कारण, कि जो राज दरबार था ना, वो विलासिता से भरा हुआ था, यानी कि जो राज दरबार था उसके अंदर हर तरीके की चीज उपलब्ध थी, लग्जीरियस था वो बहुत ज्यादा। जबकि उस देश की अगर हम स्थिति देखते हैं उस टाइम पे, तो वहाँ पे रोटियों के भी लाले पड़े हुए थे, लोगों को रोटियां खाने को नहीं मिल रही थी, बच्चे बहुत ज्यादा बीमार होते चले जा रहे थे, कुपोषित होते चले जा रहे थे। लेकिन वहाँ का जो राजा था वो अपने राज दरबार को बहुत अच्छे से सजा रहा था, वो खुद को देख रहा था,
तो ये भी एक राजनीतिक कारण था जो फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है, क्योंकि जब लोग देखते हैं कि हाँ, जो हमारा राजा है वो सिर्फ अपने अपने बारे में सोच रहा है, तो वो क्या कर देते हैं, विद्रोह कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा न्याय व्यवस्था की दुर्बलता। अब देखो, न्याय व्यवस्था एक देश की किससे मजबूत होती है, अगर वहाँ पे लोकतंत्र हो या यहाँ पे संविधान हो। बट अगर हम फ्रेंच रेवोल्यूशन को देखते हैं तो फ्रांस के अंदर किसी भी तरीके के न्याय की व्यवस्था नहीं थी। वहाँ पर जो राजनीति थी ना, ठीक है, वो टोटली किसके साथ जुड़ी हुई थी, धर्म के साथ जुड़ी हुई थी। यानी कि जो चर्च के पादरी लोग थे वो जो बोलते थे ना, राजा वही करता था। तो वहाँ पे न्याय तो दूर दूर तक था ही नहीं। इसी वजह से लोगों के साथ अगर कुछ गलत हो रहा है, जैसे कि टैक्स में बढ़ोतरी हो रही है या फिर किसी एक पर्टिकुलर वर्ग को ही सिर्फ टैक्स देना है, तो वहाँ पर भी किसी तरीके का न्याय देखने को नहीं मिला। वहाँ पे कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं था कि हाँ, हमारे साथ गलत हो रहा है, या अगर कोई आवाज़ उठाना चाहे तो वहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ पर वो न्याय की मांग कर सके। तो वहाँ पे जो न्याय की व्यवस्था थी वो बहुत ज़्यादा खराब थी। नेक्स्ट है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव। यानी कि जिस तरीके से इंडिया में हर एक पर्सन को राइट है कि वो अपने तरीके से जीवन जी सकता है, हालांकि उससे किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन फ्रांस के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था। फ्रांस के अंदर जो राजा का दिल करता था वो करता था। अगर राजा का दिल है कि हाँ, जो जनता है वो इस तरीके से करेगी, तो जनता को वैसा करना ही पड़ता था। जनता की अपनी कोई स्वतंत्रता नहीं थी। तो ये कुछ थे राजनीतिक कारण, जिसमें विशेष अधिकार हमारा लास्ट पॉइंट है। अगर आप चाहें तो इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, मैंने बहुत ज़्यादा शॉर्ट शॉर्ट लिखा है ताकि आपको याद रहे। विशेष अधिकार, आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो प्रथम स्टेट था और जो द्वितीय स्टेट था उसको कर नहीं देने थे, ठीक है, कर से वो पूर्ण रूप से उनको छूट मिली हुई थी। लेकिन जो तृतीय स्टेट के जो लोग थे उनको कर देना था। तो ये कौन सी बात आ गई, विशेष अधिकार वाली बात होगी ना, कि प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट को छूट थी, विशेष अधिकार थे कि वो टैक्स नहीं पे करेंगे। तो ये थे कुछ राजनीतिक कारण। अब हम देखते हैं सामाजिक कारण किस तरीके के थे। तो समाज में वर्ग बटे हुए थे। जिस तरीके से इंडिया में जब वर्ण व्यवस्था चल रही थी, उस टाइम पे जो बी आर अम्बेडकर थे उन्होंने भी ये चीज़ बोली थी कि जब तक ये जो समाज में वर्ण व्यवस्था है इसका उन्मूलन नहीं किया जाएगा, हमारा जो देश है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र और पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो सकता है। सेकंड है हमारा मध्य वर्ग का उदय। यानी कि जब इतना ज़्यादा मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन बढ़ रहा था, ठीक है, अन्याय देश में इतना ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा था, उस वक्त एक वर्ग आके खड़ा होता है, ठीक है, और वो लोग किस चीज़ के लिए मांग उठाते हैं, न्याय के लिए मांग उठाते हैं, जिसको हम बोलते हैं मध्यम वर्ग, जिसके अंदर ज़्यादातर तृतीय वर्ग के ही लोग शामिल थे। हालांकि उसमें कुछ ऐसे कुलीन वर्ग के लोग भी शामिल हुए जो कि न्याय चाहते थे, ठीक है। तो उस वर्ग को कहा गया मध्यम वर्ग, इनका उदय होता है और यही लोग आगे जाके फ्रेंच रेवोल्यूशन करते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक भेदभाव। अब देखो, समाज में भेदभाव तो था ही ना, तभी तो ये जो वर्ण व्यवस्था थी वो लागू करी गई कि प्रथम स्टेट है, द्वितीय स्टेट है, फिर तृतीय स्टेट है। ये क्यों हुआ, क्योंकि सामाजिक भेदभाव वहां देखने को मिला। अब हम देखेंगे तात्कालिक कारण कि वहां पे ऐसे क्या कारण थे जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। तो जो लुई सोलवा था उसने नया कर लगाने का प्रस्ताव रख दिया था। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था फर्स्ट स्लाइड में कि जो लुई सोलवा था ना, जब उसने देखा कि मेरे राजकोष खाली होते चले जा रहे हैं, मेरा जो देश है वो आर्थिक रूप से अस्थिर होता चला जा रहा है, तो उसने क्या दिमाग लगाया कि हम एक काम करते हैं, हम लोगों के ऊपर कर लगाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और जब लोगों के ऊपर कर बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, हमारा जो राजकोष है वो दोबारा से भरना शुरू हो जाएगा। उसने ये आइडिया लगाया था कि अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारे देश की आर्थिक स्थिति बढ़ सकती है। बट उसने ये नहीं सोचा कि जिस पर्सन के पास खाने के लिए नहीं है वो टैक्स कहाँ से देगा, और इस तरीके से विद्रोह हो जाता है। और जो इसने नया कर लगाने की जो टेक्निक अपनाई थी ना, उसके अंदर उसने ये भी बोला था कि जो पादरी वर्ग है और जो कुलीन वर्ग है ना, अब वो भी टैक्स देंगे। इसी वजह से जो कुलीन वर्ग के लोग थे वो लोग भी धीरे धीरे विद्रोह करने लगे थे। अब हम देखते हैं कि आर्थिक कारण क्या रहे थे जो फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है। तो देखो, देश के ऊपर पहले से ही ना 12 अरब लिब्रे का कर्ज चढ़ा हुआ था। जिस देश के ऊपर इतना ज़्यादा कर्जा होगा वो किस तरीके से अपना जो है आर्थिक विकास कर पाएगा, और जब देश का आर्थिक विकास नहीं होगा तो लोग अपना आर्थिक विकास नहीं कर पाएंगे। और वहाँ पे इतना ज़्यादा स्थिति खराब थी कि लोगों को खाने के लिए खाना नहीं मिल रहा था, तो वहाँ पे तो विद्रोह होना ही था। और ये एक बहुत बड़ा कारण था विद्रोह होने का कि आर्थिक रूप से जो देश था
वो अस्थिर होता चला जा रहा था और देश के ऊपर पहले से ही 12 अरब लिब्रे का कर्ज चढ़ा हुआ था, और जो देश का राजा था वो और इस तरीके की हरकतें कर रहा था कि देश और ज़्यादा बर्बादी की ओर जाए। नेक्स्ट है खाली राजकोष, क्योंकि जो राजा था वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा विलासितापूर्ण जीवन जी रहा था और वो जीना चाहता था, जिस वजह से राजकोष क्या हो गए थे, खाली हो गए थे। और जो उसने अमेरिका की हेल्प करी थी ब्रिटेन से आज़ाद होने में, उस वजह से भी जो राजकोष था उसके ऊपर भारी संकट पैदा हो गया था। नेक्स्ट है जीविका संकट। जब लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं है, ठीक है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, उसके अलावा लोगों का जो घर है वो टूटता चला जा रहा है, क्योंकि विद्रोह वहाँ पे हो रहे थे, गृह युद्ध जिसको बोलते हैं। तो इस वजह से लोगों की ना जीवन पे भी संकट बनकर आ गया था कि वो जिंदा बचेंगे भी या नहीं बचेंगे, क्योंकि विद्रोही इतने ज्यादा हो रहे थे, गृह युद्ध हो रहे थे बहुत ज्यादा। तो ये भी एक आर्थिक कारण था। अब ये गृह युद्ध क्यों हो रहे थे? क्योंकि उनको खाने के लिए खाना नहीं मिल रहा था, पहनने के लिए कपड़े नहीं मिल रहे थे। अब वो मिलेंगे कैसे जब देश आर्थिक रूप से मजबूत होगा? बट राजा के वजह से क्या हो रहा था, वो देश आर्थिक रूप से मजबूत हो ही नहीं पा रहा था, जिस वजह से जीविका संकट पैदा हो गया था। नेक्स्ट है कर व्यवस्था। जो देश का राजा था वो क्या कर रहा था, कर में बढ़ोतरी करता चला जा रहा था। लोगों के पास पैसा था ही नहीं जो वो टैक्स दे पाए, तो ये भी एक आर्थिक कारण रहा था। नेक्स्ट है हमारा धार्मिक कारण। अब देखो, किसी भी देश का अगर हम हिस्ट्री देखते हैं ना, वहाँ पे धर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। उसी तरीके से फ्रांस में भी जो धर्म था ना, वो बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट स्थान वहाँ पे रखता था। अब वहां पे भी क्या था, धर्म का बहुत ज्यादा बोलबाला था। जो चर्च के पादरी बोलेंगे वही राजा कर रहा था, जिस वजह से जो राजनीति थी ना वो धर्म से जुड़ गई थी। और जहाँ पे राजनीति धर्म से जुड़ जाती है वहां पे क्या होता है, वहां पे जनता जो होता है उसका दमन होना स्टार्ट हो जाता है। तो वही चीज हमारी फ्रांस में हमें देखने को मिलती है। तो अभी तक जो हमने देखा वो हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में उसका बैकग्राउंड देख लिया, वहाँ पर जो सोसाइटी थी वहाँ का किस तरीके से चल रहा था, सब कुछ हमने वो देख लिया। तो अब हम देखेंगे चरण। ठीक है, तो चरण में हम सबसे पहले देखेंगे कि प्रारंभिक चरण वहाँ पे कैसा था। 1789 से स्टार्ट हुआ और 1792 पे वो जाके खत्म हुआ, जिसको हम बोलते हैं प्रारंभिक चरण। तो प्रारंभिक चरण में क्या होता है, इस चरण में संविधान की मांग की गई, नेशनल असेंबली का गठन हुआ और मानव अधिकारों की घोषणा की गई। अब क्या होता है इस काल में कि जो तृतीय स्टेट के जो लोग थे ना, उन्होंने खुद को क्या बोला कि हम नेशनल असेंबली हैं। अब क्यों बोला, क्योंकि जो फ्रांस के जितने भी लोग थे ना उसमें 96% लोगों का प्रतिनिधित्व कौन करती थी, तृतीय स्टेट के लोग करते थे। अब उन्होंने देखा कि जब मेजोरिटी में हम हैं, तो उन्होंने क्या करा, विद्रोह को आगे बढ़ाया, जिस वजह से उन्होंने खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर लिया। अब जब उन्होंने खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर लिया तो उन्होंने कुछ चीज़ों की मांग करी, जिसमें उन्होंने ये बोला कि हमारे देश के अंदर संविधान होना चाहिए, ताकि जो राजा है उसके ऊपर अंकुश लगाया जा सके। ठीक है, और राजा पे जब अंकुश लग जाएगा तो धीरे धीरे सारी चीज़ें मैनेज हो ही जाएंगी। और उसके बाद उन्होंने बोला कि मानव अधिकार हमारे देश में होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि द्वितीय स्टेट किस तरीके का था वहाँ पे, यानी कि द्वितीय चरण। तो 1792 में ये स्टार्ट होता है और 94 पे जाके खत्म होता है। आतंक का शासन के रूप में जाना जाता है। कट्टरपंथी सुधार लागू किए गए, विद्रोहियों को सजा दी गई और गिलोटिन का प्रयोग किया गया। अब मैं आपको ये चीज समझाती हूँ। इस काल में क्या होता है, इस काल के अंतर्गत ये किया जाता है कि जो देश के जो लोग थे उसने क्या करा, चीज़ों से परेशान होकर कि उनके पास खाने को खाना नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है। तो ये चीज़ें जब उसने देखी कि हाँ देश का जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ज़्यादा खराब होती चल जा रही है और उसका जो सारा का सारा नुकसान हो रहा है वो जनता भुगत रही है, तो जनता ने क्या करा, जो दे महल था उनके एरिया में, जो भी महल थे या फिर जो कुलीन लोगों के किले बने हुए थे उनके ऊपर जाके विद्रोह कर दिया, उनके ऊपर ढाबा बोल दिया। जब जो देश का प्रशासन था उसने देखा कि इस तरीके के ढाबे बोले जा रहे हैं किलों पर, कुलीन वर्ग पर, तो प्रशासन ने क्या किया, कट्टरपंथी सुधार लागू कर दिए। अब कट्टरपंथी सुधार मैं बताती हूँ किस तरीके के लागू किए गए, कि मौत की सजा देनी शुरू कर दी। विद्रोही जो थे यानी कि जो आम जनता जिन्होंने विद्रोह कर दिया उनको सजा देनी शुरू कर दी। सजा किस तरीके की दी जाती थी, जो कि कट्टरपंथी सुधार कहलाया, गिलोटीन का प्रयोग किया गया। अब गिलोटीन क्या थी, गिलोटीन एक प्रकार की मशीन थी जिसमें विद्रोही का गला काट दिया जाता था। ठीक है, उसमें क्या किया जाता था, विद्रोही जो होते थे उनको उनका गला आगे किया जाता था, उनका सर आगे किया जाता था, और उस मशीन को जैसे चालू करते थे तो जो सर था वो अलग हो जाता था और जो बाकी का बॉडी होता था वो अलग हो जाता था। तो ये किस तरीके की सजा थी, एक मौत की सजा थी जिसको गिलोटीन कहा गया उस मशीन को। और ये बहुत ज़्यादा एक कट्टरपंथी सुधार और विद्रोही को
कड़ी सजा के रूप में देखा गया। अब हम देखेंगे तृतीय चरण क्या था। तो 1795 में स्टार्ट होता है, 99 में जाके खत्म होता है। जो पेरिस की जो सत्ता थी वो किसके हाथ में दे दी गई, एक निर्देशक मंडल के हाथ में दे दी गई, और जिस वजह से जो समाज की स्थिति थी उसके अंदर हमें स्थिरता देखने को मिलती है। लेकिन क्या होता है, निर्देशक मंडल तो सरकारी था ना, प्रशासन के द्वारा था ये, तो यहाँ पे भी भ्रष्टाचार और आर्थिक अस्थिरता देखने को मिलती है, और इसके वजह से भी जो जनता थी उसके बीच में असंतोष देखने को मिला। तो अब हमने देख लिया फ्रांसीसी क्रांति का बैकग्राउंड, ठीक है। उसके बाद हमने देख लिया रीजन, उसके बाद हमने देख लिया कि चरण क्या रहे। अब हम देखेंगे कि क्या विरासत रही देश के लिए। तो देखो, जब फ्रांसीसी क्रांति होती है तो हमें वहीं से मिलता है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का विचार, ठीक है। यानी कि ये जो कानून थे, यानी कि ये जो राइट्स थे, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम और राइट टू फर्टिलिटी, ये हमें कहाँ से देखने को मिलती है, ये हमें फ्रांसीसी क्रांति यानी कि फ्रांस से ही इसका जन्म होता है। उसके अलावा जो सामंती व्यवस्था थी वो फ्रांस यहाँ से क्या करता है, उसकी समाप्ति कर देता है, यानी कि फ्रांस के द्वारा सामंती व्यवस्था का उन्मूलन कर दिया जाता है। राष्ट्रवाद की भावना में बढ़ोतरी होती है, और जब फ्रांस को देखते हैं लोग कि हाँ, फ्रांस जब आज़ाद हो सकता है, जब फ्रांस है वो अपनी स्थिति में इतना ज़्यादा बदलाव ला सकता है कि उसका जो देश का राजा था वो खुद उनके लिए दुश्मन था, तो जब वो अपने देश को इस तरीके से बदल सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं बदल सकते, हम पे तो कोई अगला इंसान आके शासन कर रहा है। तो इसी चीज से सब लोगों ने प्रेरणा ली। वोट के अधिकार का वर्चस्व, यानी कि जो मतदान होते थे उसके अधिकार का वर्चस्व देखने को मिलता है, जिसके बाद हर एक देश ने अपने देश के नागरिकों को ये अधिकार दिया कि वो वोटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है संपत्ति का अधिकार की स्थापना कर दी गई, ठीक है। यानी कि जो मतलब एक परिवार है उसके जो बच्चे हैं उसका उस संपत्ति पे अधिकार होगा, बस वो लीगल होनी चाहिए। तो ये थी कुछ हमारी विरासत जो हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन से देखने को मिलती है। तो इसी के साथ जो हमारा ये फर्स्ट पार्ट है फर्स्ट यूनिट का वो कम्प्लीटली हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं। अब हम बहुत जल्दी इसका सेकंड पार्ट कवर करके और हमारा जो फर्स्ट यूनिट है वो उसी के साथ समाप्त हो जाएगा। तो अभी हमने इसमें फर्स्ट पार्ट देख लिया। आपको कोई भी डाउट है, कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसके अलावा आप इसको लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए।